गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने थर्ड यूनिट कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, फर्स्ट यूनिट को जो अपन की फर्स्ट यूनिट है UV-IR और NMR। सेकेंड ईयर में UV-IR है और फाइनल ईयर में कौन सी है, NMR। ये दोनों एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट है। सबसे पहले अपन को समझना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का मतलब क्या है, पदार्थ। यदि पदार्थ पर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को जब पदार्थ पर आपतित कराते हैं तो ये पदार्थ के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन करने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने पर अपन को एक ग्राफ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्राफ। इस ग्राफ की जब अपन स्टडी करते हैं तो अपन को किसी मॉलिक्यूल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है। वापस सुनिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे किसी पदार्थ की जो स्ट्रक्चर है उसका अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उस पदार्थ पर अपन आपतित करेंगे। पदार्थ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और कुछ का क्या करता है, इमिशन करता है। कुछ का अवशोषण करेगा और कुछ का उत्सर्जन करेगा। जो अवशोषण और उत्सर्जन है उसको अपन एक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करेंगे। जो रिकॉर्डर है उस पर एक ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ की जब अपन स्टडी करेंगे तो अपन को उस मॉलिक्यूल या उस पदार्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, परमाणुओं का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, ठीक है, उसके बारे में अपन को यहाँ क्या प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए अपन ने BSc फर्स्ट ईयर में कुछ फिनोमिना पढ़े थे। कौन कौन से फिनोमिना है। पहला है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्या होता है। जब किसी मेटल पर, ये क्या है, एक मेटल है, इसकी सरफेस पर देखिए, आपको पता होगा कि जब मेटल बॉन्ड बना होता है तो उस मेटल की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कुछ पॉजिटिव जो न्यूक्लियाई है या नाविक हैं वो पाए जाते हैं। यानी जैसे पानी होता है ना, ऐसे वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों में जैसे मान के चलो एक समुद्र में अपनी एक नाव है और वो नाव किसकी तरह होती है, एक नाभिक की तरह पाई जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कौन पाई जाती है, नाव पाई जाती है। और नाव जो है वो किसकी तरह होगी, नाभिक की तरह होगी, ठीक है। अब देखिए, अपन देखते हैं कि जो मेटल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हैं। यानी लूजली का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, कम है। आकर्षण बल कम होने के कारण जब अपन क्या देते हैं, बाहर से एक लाइट देते हैं, क्या देते हैं, लाइट, तो यह इस लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इस सतह से बाहर निकल जाता है। वापस सुनिए, जब अपन किसी मेटल पर लाइट को आपतित कराते हैं, क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करके हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है।
ठीक है। हायर एनर्जी लेवल का मतलब है या तो यह इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा या इस मेटल की एकदम सरफेस पर आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल पर जाना और इस लाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यह भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के रूप में अपन समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यदि अपन ईएमआर को मैटर पर लाते हैं तो मैटर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, नाभिक पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, जिस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, अपन ने पढ़ा था इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फर्स्ट ईयर में, उसी प्रकार ईएमआर को भी इस मैटर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर चला गया तो याद रखना, जब भी कोई भी स्पीसीज अपनी हायर एनर्जी लेवल पर होती है, उच्चतम ऊर्जा स्तर पर होती है, तो वह कभी भी स्टेबल नहीं होती। यानी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है वहां पर जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन या यह मैटर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने का प्रयास करता है। यानी जैसे पहली ऊर्जा लेवल था उसी ऊर्जा लेवल में आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जब वह उसी ऊर्जा लेवल में आएगा तो दोनों ऊर्जा लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो इसको अपन बोलेंगे कि उसका उत्सर्जन कर देता है। यदि अपन ने इस उत्सर्जन को क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, या अपन ने कोई भी ईएमआर दिया, अपन ने देखा कि वह ईएमआर जो इसने अवशोषित कर लिया है वह रिकॉर्डर तक नहीं पहुंचा है, बचा कुचा जितना भी ईएमआर है वो कहां तक पहुंच गया, रिकॉर्डर तक पहुंच गया। तो देखिए, दो तरह का अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। पहला स्पेक्ट्रम तो होता है एब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसमें क्या होगा कि मैटर कुछ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो एब्जॉर्ब कर लिया वो रिकॉर्डर तक नहीं पहुंचता। तो जो अपन उस भाग का अध्ययन करेंगे, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अध्ययन करेंगे जो इस मैटर ने क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, और वो कहाँ तक नहीं पहुंचा है, रिकॉर्डर तक नहीं पहुंचा। देखिए कैसे अपन अनुमान लगाएंगे। मान के चलिए कोई भी एक अपारदर्शी वस्तु आपके आगे खड़ी हुई है, इससे आप प्रकाश को निकालेंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाती है, इसकी छाया आ जाती है। क्या अपन उस छाया की स्टडी करके बता सकते हैं कि इस वस्तु का आकार किस प्रकार का होगा? सेम टू सेम यहाँ पर होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इस मैटर पर डाली, इस मैटर ने उसका अवशोषण कर लिया, तो जो इसका पार्ट है वो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, उसकी एक तरह से छाया बन जाएगी या ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे। उन ब्लैक स्पॉट का यदि अपन अध्ययन करेंगे तो अपन को इस मैटर की जो संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। या अपन देखें दूसरे टेक्निक कि अपन ने क्या किया है, लाइट को मैटर पर आपतित किया। अपन ने देखा लाइट मैटर ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और मैटर के या तो इलेक्ट्रॉन या नाभिक या परमाणु या मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन करेंगे, नाभिक भी कर सकता है। यदि नाभिक इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको अपन एनएमआर स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नाभिक क्या करता है, स्पिन करता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी और आईआर में पढ़ते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद वह कौन कौन से फिनोमिना करेगा, उसके बारे में डिटेल स्टडी अपन सेकेंड ईयर में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना? आगे देखिए, जब यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेगा तो अपन को ये वाला भाग अब भी अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो जौन सी एनर्जी का फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया है वो कहाँ पर नहीं आएगा, डिटेक्टर या रिकॉर्डर पर नहीं आएगा।
दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गया तो वापस कहाँ पर आता है, ग्राउंड स्टेट पर आता है, और ग्राउंड स्टेट पर जब आएगा तब भी यह एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा, या अपन बोले उत्सर्जन करेगा। और इस उत्सर्जित यदि रेडिएशंस को अपन रिकॉर्डर पर आपतित कराएं और एक ग्राफ प्राप्त करें, इस ग्राफ की स्टडी करने पर अपन इसका क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, तो उत्सर्जन रेडिएशन के कारण जो अपन को ये ग्राफ प्राप्त हुआ है इसको अपन बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। और यदि एब्जॉर्प्शन के कारण जो अपन को स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अपन ने एक फ्रीक्वेंसी की EMR आपतित कराई, एक फ्रीक्वेंसी की क्या आपतित कराई, EMR आपतित कराई। उस फ्रीक्वेंसी की EMR यदि रिकॉर्डर तक नहीं पहुंचती तो अपन को ब्लैक स्पॉट प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, ब्लैक स्पॉट प्राप्त होंगे। यदि अपन उस ब्लैक स्पॉट का अध्ययन करें तो अपन को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि अपन किसी मैटर पर EMR डालें, उसके इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या नाभिक हायर एनर्जी लेवल पर जाए और वहां से वापस कहां पर आए, ग्राउंड स्टेट पर आए, तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आती है तो एनर्जी का क्या करती है, इमिशन करती है। और जो इमिशन एनर्जी है उससे यदि अपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करें और उसका अध्ययन करें तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोल देंगे, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मैटर है वह एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्यों करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि EMR में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण मैटर इस EMR को एब्जॉर्ब कर लेता है। अपन इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहली बात कि मैटर में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, और दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ऐसा क्या होता है जिसके कारण मैटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैटर साउंड वेव को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाता। देखिए, जो वेव होती हैं, तरंग होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग किसकी होती है, साउंड की, कि जो उसकी डायरेक्शन प्रोपोगेशन की होती है, संचरण की होती है, उसी डायरेक्शन में उसके क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। जब भी अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होती है उसके लंबवत या परपेंडिकुलर क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण यह मैटर इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले बताया था मैक्सवेल प्लांक ने, मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था, मैक्सवेल ने। उसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक आवेशित किरण है। कैसी किरण है, आवेशित किरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक आवेशित किरण है। इसकी खोज किस प्रकार हुई, उसने देखा कि यदि कोई वस्तु गर्म है, यदि कोई वस्तु कैसी है, गर्म है। जैसे देखिए, यदि लोहे को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर वह लाल रंग का हो जाता है। यानी लाल रंग का वो अपन को दिखाई क्यों देता है, क्योंकि वह लाल रंग की जो किरण है उनका क्या करता है, इमिशन करता है। ये जो लाल रंग की जो किरण का उसने इमिशन किया है, इनको सबसे पहले कहा था ऊष्मा किरण। क्या कहा था, ऊष्मा, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। बाद में पता चला कि जो ऊष्मा किरण है यह नॉर्मल प्रकाश में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, नॉर्मल प्रकाश में भी पाई जाती है। यह किससे मिलकर बनी होती है, तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है इसमें दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फैक्टर और एक होता है चुंबकीय फैक्टर या मैग्नेटिक
फैक्टर। ठीक है, एक इसमें विद्युत कारक होता है और एक कौन सा कारक होता है, चुंबकीय कारक होता है। यानी इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के फील्ड पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाया जाएगा इस किरण में, और कौन सा फील्ड भी पाया जाएगा, चुंबकीय फील्ड भी पाया जाएगा। यदि इसको अपन एक्स एक्सिस बनाएं, इसको वाई एक्सिस बनाएं और इसको जेड एक्सिस बनाएं, तो अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह चुंबकीय फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय फील्ड आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब अपन ये जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक और चुंबकीय फील्ड के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी इस किरण के संचरण की क्या है, दिशा है। यदि वो कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रोपोगेट करेगा तो इस प्रकार प्रोपोगेट करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो पार्टिकल है वह दोनों तरफ वाइब्रेशन कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एसोसिएट रहते हैं, यानी दोनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र भी पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। देखिए, आपने 10th क्लास या 12th क्लास में कई सारे फिनोमिना पढ़े होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय फील्ड से संबंधित है, कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन किसी आवेश को रख दे तो वो आवेश आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, या तो वो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे या वो आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसे ही यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी दूसरी चुंबक को रख दिया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी दूसरी चुंबक को रख दिया जाए तो वो चुंबक भी आपस में या तो आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, यदि अपन ये प्रूफ कर दें कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैटर में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जाते हैं, तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस आवेश से इंटरेक्ट करेगा, यानी उस आवेश के चारों ओर भी क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। और ऐसे ही किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबक को रख दें तो वह चुंबकीय क्षेत्र भी उस चुंबक से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई ना? इसी प्रकार जो अपन यहाँ से पता लग गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। यदि अपन ये प्रूफ कर दें कि मैटर के पास भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाए जाते हैं, या कोई भी एक फील्ड पाया जाता है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या कर लेगा, इंटरेक्शन कर लेगा। बात समझ में आ गई ना? सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो किरण है वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करती है, दोलन करती है या वाइब्रेशन करती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भी परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या करेगी, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों फील्ड तरंग संचरण की दिशा या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी क्या होता है, संचरण होता है। इस प्रकार यह जो साउंड वेव है, ध्वनि जो किरण है उससे क्या होता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। जो ध्वनि किरण है वो निर्वात में संचरण नहीं होती, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी है। यहाँ पर यदि माध्यम नहीं होगा तब भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होंगी, संचरित होंगी। बात समझ में आ गई क्या?
आगे देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कई प्रकार की होती है। यदि उनको उनके एनर्जी के क्रम में या उनकी आवृत्ति के क्रम में या उनके तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी आवृत्ति के क्रम में या उनके तरंगदैर्घ्य के क्रम में या उनकी एनर्जी के क्रम में उनको यदि व्यवस्थित कर दिया जाए तो अपन को एक ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है, या उनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम कहलाती है। देखिए, सबसे ज्यादा जो हायर एनर्जिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यानी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको अपन बोलते हैं गामा रेज। क्या बोलते हैं? गामा रेज। गामा रेज से कम एनर्जी की क्या होती हैं? एक्सरे। एक्सरे का यूज आपको पता है किस में किया जाता है, ठीक है, जब हड्डी टूट जाती है उसकी संरचना यदि पता करनी है, जब हड्डी टूट जाती है और उसकी संरचना अपन को पता करनी है कि हड्डी कहाँ से टूटी, तो अपन किसका यूज करते हैं? एक्सरे का यूज करते हैं। गामा रेज का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हड्डियों को भी पार कर जाता, जबकि एक्सरे का यूज क्यों किया है? क्योंकि केवल हड्डियों को पार नहीं कर पाता, जबकि जो मांसपेशियां हैं उनको पार कर जाता है। जिसको पार नहीं करेगा, मैंने कहा था, उसकी छाया बन जाती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपन को प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, एक्सरे के बाद होती है यूवी, अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद होती है विजिबल, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें इसका यूज किया जाता है, और उसके बाद आती है सबसे लास्ट में रेडियो वेव। ये क्या है? देखिए, यहाँ इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी के डिक्रीजिंग क्रम में अपन ने किसको जमाया है? विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जमाया है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की होती है, एक्स रेज की होती है, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, ठीक है। देखिए, आपको पता है, एक थे प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी है वह सतत नहीं होती, या किसी भी किरण की जो एनर्जी है वह सतत ना होकर, कंटिन्यूअस ना होकर कैसी होती है? डिक्रीट होती है, टुकड़ों में पाई जाती है। और उनका जो एक टुकड़ा है उसको उन्होंने नाम दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था? फोटोन। और जो फोटोन की एनर्जी है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या है वो? E बराबर hν, ठीक है। देखिए यहाँ पर E एनर्जी है, H प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो अपन देख रहे हैं यहां से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी ऊर्जा के कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का है वही इनकी किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का होगा। बात समझ में आई क्या? आगे देखिए, आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। तो E बराबर क्या हो गया? hc/λ, ठीक है। E बराबर अपन लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C/λ, या यहां से मैं बोलूं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ, यानी जो बढ़ रहा है वो घट रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी का ऑर्डर है वो कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यदि इसको अपन कन्वर्ट कर दे किसमें? तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर में, तो अपन बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, गामा टू रेडियो की तरफ जाने पर किसका तरंग दैर्ध्य की जो मान है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो अपन ने सबसे पहली बात है कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यदि अपन एनर्जी,
फ्रीक्वेंसी या तरंग दैर्ध्य के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अपन व्यवस्थित कर देते हैं तो ये अपन का क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में ली जाती है। ऐसा नहीं है कि अपन किसी भी परमाणु का अध्ययन करना है या अणु का अध्ययन करना है तो अपन कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज कर ले। हर परमाणु अणु, ठीक है, उसके लिए एक विभिन्न प्रकार की या स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है। वो उसकी विभिन्न प्रकार की मोशंस के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।